All right. Hi, everyone. Good morning, sir. Good Good morning. morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो कल मजा आया केवीपीवाई के लेक्चर में। हाँ सर सर। मजा आया पर सर सर ऐसे नॉर्मल क्लास की तरह नहीं है लेकिन हाँ सर डाउट्स कैसे सॉल्व हो गए सर। रैपिड फायर स्पीड ऐसी होती है। सर आप एकदम फास्ट थे मतलब। तो लेकिन जो नोट्स आप रेफर कर रहे थे वो एडवांस के नोट्स है ना अपने जेई के। या मतलब दे आर पार्ट ऑफ जे एडवांस के नोट। एडवांस के नोट सर तो फिर हम लोग को तो हेड स्टार्ट मिल जाएगा जब आप वो बट एक्चुअल में वही नोट्स हैं प्राइमरीली एंड आई होप you guys are now clear in terms of how KPY is going to be. Like it is not going to be how your regular JEE advanced ka lectures are, जिसमें we are going in a step-by-step manner, building a learning curve. I'm giving you a lot of time to practice questions, attempt, re-attempt, think twice. वो सब नहीं होगा KPY के lectures में. That is not the luxury that we have there. Anyways, उसमें number of chapters that we have to cover are more than the time that we have with us. So will not be able to spend that kind of time that we do in regular advanced lectures. सर बट वो टाइम जो डाउट्स आए तो वो कैसे सॉल्व हो गए। नहीं सो वो डाउट्स का भी मतलब इंटरेक्शन जैसे अभी यूट्यूब लाइव पर था, अभी वो जूम पे भी रहेगा, तब भी इट विल बी लेस लाइकली कि वो उसी टाइम पर सॉल्व हो पाएंगे डाउट्स, बिकॉज द स्ट्रेंथ क्लास स्ट्रेंथ वुड बी क्वाइट हाई. हाँ, धीरे धीरे क्लास स्ट्रेंथ थोड़ा कम होता है, मतलब स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है कि हाँ हम भी केवीपीवाई करेंगे देखेंगे, बट देन दे रियलाइज कि इतना आसान नहीं है वर्कलोड मैनेज करना दोनों चीज़ों का एक साथ में. तो फिर जब स्ट्रेंथ कम होता है फिर थोड़ा डाउट इंटरेक्शन वगैरह हो पाते हैं, ठीक है, बट अदरवाइज स्टार्टिंग. तो नॉर्मल डाउट लेक्चर में पूछ सकते हैं ना अगर कोई आ गया डाउट तो। हाँ मतलब नॉर्मल डाउट लेक्चर में अपन डिस्कस कर सकते हैं, बट नॉट ड्यूरिंग लाइक आवर रेगुलर क्लासेस, ठीक है. चलो अपन कंटिन्यू करते हैं विद आवर टॉपिक एट हैंड, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी. Yes, sir. यस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसका टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या है, वो हमने देखा था, समझा था. एंड देन वी अंडरस्टूड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी. And we learned about that there are two primary factors and two secondary factors. How the primary factors give us the overall trend across a period or down the group, वो हमें समझ में आया था. And then जो secondary factors थे उनको समझने के लिए मैंने कुछ special examples आपके साथ discuss करे थे, right? How those secondary factors play sometimes a role while comparing ionization energy between adjacent elements, right? याद आया था वो? यस सर. Yes, sir. ठीक है, चलो ग्रेट. तो अभी हम उसी को बिल्टअप करते हुए एक्सेप्शंस देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, राइट. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस एंड पी ब्लॉक के अंदर के एक्सेप्शंस की. नाउ एज पर आवर डिस्कशन फ्रॉम द लास्ट क्लास, ये वाला जो एस्पेक्ट था, बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा रहेगा और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ द पेनिट्रेशन पावर एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का रीज़न, दैट सेम trend or that same fluctuation in ionization energy continues in the third as well as the fourth period, ठीक है. सेकेंड पीरियड में भी ऐसा मिला, थर्ड पीरियड में भी ऐसा मिला और फोर्थ पीरियड में भी ऐसा मिलता है, ठीक है. फिफ्थ पीरियड सिक्स पीरियड में नहीं मिलता है. फिफ्थ पीरियड सिक्स पीरियड में वो जो फैक्टर है पेनिट्रेशन पावर और हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन का, वो ऐसा नहीं है गायब हो जाता है कि इट इज़ नो लॉन्गर एप्लीकेबल. इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ not dominant enough to fluctuate the trend, ठीक है. तो उस केस में नॉर्मल ट्रेंड ही रहता है जो हम लोग जेड इफेक्टिव के हिसाब से पढ़ते हैं. ये नोट कर लिया, समझ में आया? यस सर. ठीक है. लाइक ऑल्दो मतलब आप में से कई बच्चों को ये याद भी नहीं होंगे, ठीक है. याद है कि नहीं है, मतलब इफ आई आस्क यू टू राइट देम डाउन. याद है. निमोनिक से याद. न्यूमोनिक निमोनिक से याद है सर. निमोनिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो खैर उनके नाम भी होने चाहिए, ऐसा नहीं मतलब टीएल मतलब पहला. यस सर वो भी याद है. टीएल हैलियम. इंडियम सर उसके ऊपर. इंडियम फिर गैलियम. तो ठीक है, ये सब गैलियम
रिविजन करते रहना है। मतलब आज मैं आपको पढ़ाने के बाद में होमवर्क दूंगा फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का बुकलेट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड अ सिग्निफिकेंट चंक, तो अब आप इसमें से होमवर्क ट्राई कर सकते हो। एंड उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बिकॉज पीरियोडिक का जो होमवर्क रहेगा दैट विल बी मोर लाइक आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू विल बी डूइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का होमवर्क, ठीक है, गिव दैट होमवर्क लाइक अ टेस्ट, इन द सेंस टाइम्ड मैनर में नहीं कह रहा हूं मैं, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेदर आपको याद रह पा रही है चीज़ें कि नहीं याद रह पा रही है। तो मैं आपको जो आज होमवर्क दूंगा, तो उसके पहले आप 2-3 घंटा जितना भी टाइम आपको निकालना है, आप निकाल के जितने भी हमने लेक्चर्स पीरियोडिक में कर लिए हैं उनको रिवाइज करना, ठीक है, ध्यान से रीड करना, अब्जॉर्व करना, एंड देन व्हेन यू आर गिविंग द और प्रैक्टिसिंग द होमवर्क, तो गिव इट लाइक अ टेस्ट, इन द सेंस मैंने आपको लेट से 50 क्वेश्चन दिए, तो वो 50 क्वेश्चन का आंसर्स आप एक शीट ऑफ पेपर में लिखना। अगर आपको नहीं आता है तो उसको ब्लैंक छोड़ देना, या एक गेस आंसर मार्क करना कि शायद ये हो सकता है। एंड देन आफ्टर यू आर डन अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, लुक एट योर परफॉर्मेंस कि आपको कितना रिटेन रह पा रहा है, कितना रिटेन नहीं रह पा रहा है, ठीक है। एंड उससे आपको एक्चुअली पता पड़ेगा कि आपका रिविजन आपको कितना करना है, ठीक है। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज दैट आई हैव सीन स्टूडेंट्स प्रैक्टिसिंग पीरियोडिक के डाउट्स, पीरियोडिक का होमवर्क। वो कैसे करते हैं, वो एक बुकलेट लेके बैठ जाएंगे अपने साथ में, और साथ में फिर अपने नोट्स खोल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ मैपिंग करते रहेंगे। अरे ये एक्सरसाइज तो कोई भी कर लेगा ना, ठीक है। तो साथ साथ में नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है अभी। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर ढूंढ रहे हो, अच्छा नोट्स में हाँ ये एक्सेप्शन लिखा था, एक्सेप्शन इसमें आगे गया। याद रहना चाहिए आपको। तो वो याद रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा वो तभी पता पड़ेगा जब आप प्रैक्टिस इसी तरीके से करोगे तो, ठीक है। अदरवाइज द कॉमन complaint or the common problem which students come up with after periodic properties chapter is that sir confidence नहीं आ पा रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपने लाइक एक ट्रू फीडबैक नहीं लिया जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मेक श्योर दैट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू प्रैक्टिस इट इन दिस मैनर दैट आपको रियल टाइम फीडबैक मिले, ठीक है, ताकि फिर जब आपके साथ में आगे और असाइनमेंट्स और डीपीपीज और क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो यू आर इन अ मोर कॉन्फिडेंट पोजीशन, यू अंडरस्टैंड कि कैसे डॉट्स कनेक्ट करना है, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी व्हाइल यू आर गोइंग टू डू द होमवर्क, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने डाउट लेक्चर में, कैसे उन क्वेश्चंस को रीड करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन करने होते हैं, सिलेक्शन करना होता है, वो ट्रिक्स क्या रहती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर यू डू दैट होमवर्क। बट पहली चीज़, डू दैट होमवर्क लाइक अ टेस्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस, एस एंड पी ब्लॉक में अक्रॉस अ पीरियड, ये वाला एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना रहेगा, ठीक है। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में पेनिट्रेशन पावर एज वेल एज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से some fluctuation in the trends happen, ठीक है। बट दिस इज नॉट समथिंग विच विल कंटिन्यू आगे भी, ये एडजेसेंट एलिमेंट्स में नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के बीच का ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप कैसा बोलोगे? फॉस्फोरस का सल्फर से ज्यादा रहेगा, ठीक है, बट सल्फर का क्लोरीन से कम रहेगा। एंड फॉस्फोरस का ऐसा नहीं है कि क्लोरीन से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल ट्रेंड विल बी समथिंग इन दिस वे ओनली। I hope this is something clear from the last class. Yes, sir. यस। ठीक है, ये जो सेकेंडरी फैक्टर था ये एडजेसेंट एलिमेंट्स पे ही वर्क करता है, ओके। देन डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, राइट, तो नोटिस करना वी फाइंड टू एक्सेप्शंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में तो खैर नहीं मिलता है, पी ब्लॉक में हमें डाउन द ग्रुप में एक्सेप्शन मिलता है, 13th ग्रुप में एंड 14th ग्रुप में, ठीक है। 13th ग्रुप का ये जो रोमन न्यूमरल्स वाला नाम है वो भी ध्यान में रखना, समटाइम्स दिस आल्सो कम्स ऐसे इन क्वेश्चंस, तो यू नीड टू मैप इट टू विच ग्रुप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब 13th ग्रुप के एलिमेंट्स क्या थे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, Yes, sir. सर। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो इसमें व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट थैलियम
ठीक है, डाउन द ग्रुप हमारा कैसा एक्सपेक्टेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता जाएगा, ठीक है। However, what we find is that thallium shows a greater ionization energy than indium, ठीक है, and similar such trend is found in the next group also, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है अपना, केमिस्ट्री सर गिव्स सम की प्रॉब्लम्स, उनकी प्रॉब्लम उनके प्रॉब्लम राइट। सो इसमें व्हाट वी फाइंड इज दैट लेड का आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन टिन, ठीक है। इसके आगे नहीं ऑब्जर्व होता, मतलब इसके आगे यहाँ पर नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो होता है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। बट यहाँ पर 13th और 14th ग्रुप में ये एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या साइड करा जाता है, आप नोटिस करना दैट ये जो 6th पीरियड के एलिमेंट्स हैं, थैलियम, लेड, इनके केस में क्या हो रहा है, इनके पहले जैसा आपने नोटिस करा कि 4f इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, है ना, 6th पीरियड में है ना ये। 6th पीरियड में इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, 6s2, 6p, जो भी 1 से लेकर 6 तक जो भी रहेंगे ये, और इनके पीछे ऐसे 5d और 4f के इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होंगे इनके पहले। हाँ यस सर तो बिकॉज ऑफ दोज 4f इलेक्ट्रॉन्स व्हाट हैपेंस इज दैट z इफेक्टिव बढ़ जाता है, बिकॉज दोज 4f इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर एट शील्डिंग, जितना उनको शील्डिंग करना चाहिए उतना अच्छा वो शील्डिंग करते नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाट वी फाइंड इज दैट द z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। नाउ ऐसा है कि इसके आगे भी, जैसे हम लोग बिस्मथ पे आए तो वहां पर भी हम लोग ये आर्गुमेंट दे सकते हैं कि यस उसके पहले भी 4f इलेक्ट्रॉन्स तो भर ही रहे हैं, बट मे बी दैट इफेक्ट इजंट दैट डोमिनेंट, जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वो इफेक्ट फेड ऑफ होता जा रहा है। तो वहां पर हमें इन द 15th ग्रुप ऐसा कोई एक्सेप्शन एंड ट्रेंड नहीं दिखा, 13th ग्रुप में दिखा, 14th ग्रुप में दिखा, ठीक है। एंड इनफैक्ट एज एन एविडेंस टू दैट आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 13th ग्रुप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। इनफैक्ट इसका एविडेंस ऐसा है कि जो थैलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी है वो अल्यूमिनियम गैलियम से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इट बिकम्स लाइक द सेकंड हाईएस्ट इन द ग्रुप। दिस इज समथिंग एज एन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है। यहाँ पर लेड का इन द 14th ग्रुप इंक्रीज होता है, बट इतना इफेक्ट नहीं रहता कि ये बाकी एलिमेंट से भी ज़्यादा होने लग जाए, जस्ट टिन से ही ज़्यादा रहता है। और इसके आगे तो ये इफेक्ट फेड ऑफ ही हो जाता है, इसके आगे तो कैसा है, इसके आगे नॉर्मल ट्रेंड ही मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक ग्रेटर देन एसबी ग्रेटर देन बीआई, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड ही मिलता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन ध्यान में रहेगा अब आपको। यस सर ठीक, तो ये आपके S एंड P ब्लॉक के आयोनाइजेशन एनर्जी के एक्सेप्शंस थे अक्रॉस अ पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप। देन अब हम लोग D ब्लॉक में चलते हैं, ठीक है। नोटिस करना आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन D ब्लॉक अक्रॉस अ पीरियड इज वेरी इजी, very easy in the sense it is so bad that it is kept out of trends as such. So when you actually notice, ठीक है, मैं आपके सामने लाइक वैल्यूज यहाँ पे दिखाता हूँ एंड यू विल लाइक कि सर इसमें ट्रेंड कहाँ पर है, ठीक है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, आई जस्ट कॉपी पेस्ट सम वैल्यूज, आई थिंक शायद नीचे है, नीचे है, हाँ नीचे है, करेक्ट, यहाँ पे डाला हुआ है मैंने। तो यू नोटिस अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है। लेट्स से हम लोग 3D सीरीज देखते हैं, तो 3D सीरीज में आपको कोई ऐसा आप नोटिस करना, ये स्कैंडियम का 633 वैल्यू है, ठीक है। फिर टाइटेनियम का बढ़ गया, ठीक है। फिर वेनेडियम का थोड़ा कम हो गया, ठीक है। फिर क्रोमियम का ऑलमोस्ट द सेम रहा, फिर मैंगनीज का शूट अप करा, ठीक है। फिर उसके बाद आयरन का भी थोड़ा सा बढ़ा, फिर कोबाल्ट का ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा ही रहा है,
ठीक है, स्लाइटली कम हुआ था। निकल का थोड़ा सा और कम हो गया, ठीक है। फिर कॉपर का बढ़ा और जिंक का काफ़ी बढ़ गया। So there isn't any like smooth journey that we find across a period, and this is something of a problem that we see in general in the D block. When we go left to right, we don't find smooth trends. तो यहाँ पे आपके लिए क्या statement लिखा हुआ है आप notice करना, ठीक है। The statement that is written for your understanding is that across a period in D block the ionization energy trends are not smooth, ठीक है। They are expected to increase as we go left to right, ठीक है, but नहीं मिलता है, ठीक है। different reasons play different roles and there are far too many things to actually remember. तो आप नोटिस करोगे बुकलेट में भी जब आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे तो अक्रॉस अ पीरियड देयर विल बी नो क्वेश्चंस, ठीक है। हार्डली एक दो क्वेश्चंस रहेंगे बेस्ड ऑन सर्टन सिलेक्टिव एग्जांपल्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट अक्रॉस अ पीरियड डी ब्लॉक इज अ चैलेंज. देयर इजंट much of a trend there. There aren't, you know, noticeable exceptions also जिनको ध्यान में रखा जाए. बहुत सारे अब्रप्ट चेंजेस आते रहते हैं उसमें, ठीक है. सो अक्रॉस अ पीरियड you can say you don't need to bother much about the D block का trends or exceptions, ठीक है. Some selective examples which you should look at, for example यहाँ पे ग्रुप 11 और ग्रुप 12 के बीच में, ठीक है, आप नोटिस करोगे ग्रुप 11 कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, एंड ग्रुप 12 कौन से होते हैं, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी. तो इनमें जब आप I1 का ट्रेंड नोटिस करते हो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है, ट्रेंड आप नोटिस करोगे तो इट विल बी लाइक अ नॉर्मल ट्रेंड ओनली, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है डिस्पाइट द साइज ऑफ दीज एटम्स बीइंग ग्रेटर. याद है अपन ने ये साइज में एक्सेप्शन पढ़े थे, राइट. अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है, यस बट देन आपको डी ब्लॉक में मैंने ये एक्सेप्शन करवाया था दैट कॉपर और जिंक में साइज बढ़ जाती है ना, कॉपर और जिंक में लाइक साइज बढ़ जा रही है. हाउएवर डिस्पाइट दैट इंक्रीज इन साइज, ठीक है, व्हाट वी फाइंड इज दैट आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो is increasing only, like ionization energy is as per the normal trend only, that left to right बढ़ रहा है, ठीक है. this was the trend of IE1. now notice करना IE2 में second ionization energy में वो find the trend getting reversed. how come the trend got reversed? because if you notice the configuration of these atoms, right, कॉपर का, Ag का, Au का, ये सब एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस थे, राइट. इनके कॉन्फ़िगरेशन में कैसा हो रहा था, इनका सबका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जब आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये NS1 और N-1D 10 ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था, है ना. और इधर कैसा था, NS2 N-1D 10. याद आ रहा है, ठीक है. ये कॉपर सिल्वर गोल्ड ये तीनों एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस में थे. तो इनमें क्या हुआ, जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो गया था यहाँ पर, ये NS वाला. तो उसमें तो नॉर्मल ट्रेंड दिखा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई. बट जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया है और अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने की बारी आ रही है, IE2 के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट अब यहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है वो कहाँ से रिमूव हो रहा है, N-1D 10 से,
ठीक है, और यहाँ पर अभी भी NS से ही रिमूव हो रहा है, तो कहाँ पे ज्यादा दम लगेगा, कहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी? कॉपर वाले इन द ग्रुप 11 जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम एक फुल्ली फिल्ड n-1th शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर वी सी दैट IE2 का ट्रेंड एक्चुअली गेट्स रिवर्स्ड। ये समझ में आया? Yes, sir. This is a similar kind of observation that you see between palladium and Ag also. ठीक है, पैलेडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s0 और 4d10। ठीक है, जो नॉर्मल एटम का कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो 5s0 4d10 रहता है। ये भी एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बोला था ध्यान में रखने के लिए। तो इसका और सिल्वर के बीच में पैलेडियम का आयनाइजेशन एनर्जी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, राइट, सेम रीज़न। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे लिखने की जगह एक्चुअली मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, अदरवाइज थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना के लिख देता हूँ दैट सिमिलर रीजन इज एप्लीकेबल व्हाइल कंपेयरिंग I1। ठीक है, सिमिलर रीजन इज एप्लीकेबल when comparing IE1 between which elements? ग्रुप PD and AG. पैलेडियम एंड Ag के बीच में। तो आप नोटिस करोगे पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन, सर पीडी का कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो ग्रुप 10 मतलब 1b में क्यों नहीं है? मतलब नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में तो जाना ही है ना हमको। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है सर, वो लास्ट में जो लिखा है Hg एंड Au के बीच में, सर इफ वी टेक पेनिट्रेशन पावर इनटू अकाउंट शुडंट मर्क्यूरी बी अ बिट हायर? नहीं, पेनिट्रेशन पावर तो सेम शेल से निकालेंगे ना, मतलब मैंने 6s और 6p में कंपेयर करना होगा तो। अच्छा, ओके, लाइक दैट, ओके, जैसे आप इसके आगे जाओगे, मतलब Hg के आगे आप जाओगे, क्या आएगा Hg के आगे? इधर एडजेसेंट Hg के क्या रहेगा? इंडियम आई थिंक थैलियम में भी इंडियम आई थिंक इंडिया इंडियम आएगा, इंडियम। ठीक है, थैलियम तो इनफैक्ट नहीं सॉरी, थैलियम ही आएगा ना। सर थैलियम आएगा ना, फिफ्थ हाँ, सर। एलिमेंट आता है, फिफ्थ एलिमेंट है थैलियम, और Hg भी फिफ्थ है। After cat. आल्डो गोबली इन थैला, हाँ थैलियम आएगा। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि थैलियम के कंपैरिजन में Hg का ज्यादा होगा। क्यों? पेनिट्रेशन पावर का रीजन रहेगा ना, Hg का 6s निकलेगा, वेरस थैलियम का क्या निकल रहा है? 6p 6p। तो यहाँ पर आपका पेनिट्रेशन पावर वाला रीजन एप्लीकेबल रहेगा। ओके सर। ठीक है, तुमने वैसे ये टेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया, बट चलो ठीक है, अब तुमने पूछ लिया, मैं टेस्ट में पूछने वाला था। Sir, so if electron is not getting removed from this same orbital in both the elements, then we don't compare penetration power. सेम शेल, अगर यहाँ पर n-1 से निकल रहा है और यहाँ पर n से निकल रहा है तो शेल अलग अलग हो गया ना। एनीवेज जो कम शेल वाला होगा वो ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट होगा निकालना। समझ में आया? Yes, sir. जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो पैलेडियम और Ag के बीच में, पैलेडियम में हम लोग 4d से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वो भी फुल्ली फिल्ड, वेरएज Ag में से हम 5s में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो पैलेडियम में ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। ठीक है, याद रखोगे ये? यस सर। ठीक है, सो डी ब्लॉक में जैसे मैंने आपको बताया अक्रॉस अ पीरियड,
ठीक है, across a period you don't you know find relatively smooth trends. ठीक है, however there is one region जिसमें I would like you to focus on certain selective examples. ठीक है, that is group 12 and group 11 वाला region. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, I'll just take this diagram and paste it over here. ठीक है, सर्टन सिलेक्टिव एग्जांपल्स. कौन से सिलेक्टिव एग्जांपल्स के बारे में बात हो रही है हम यहाँ पर? और ये टेबल पूरा बनाने का है? नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे ये टेबल में ऐसे खाली खाली छोड़ देना. ठीक है, मतलब you don't need to remember the values, you don't need to remember any मतलब डिटेल्स as such. बस इतना यहाँ पे मार्क कर देना कि इन एलिमेंट्स का ये अक्रॉस पीरियड वाले एग्जांपल्स जरूर ध्यान में रख लेना. ठीक है, या एक्चुअली मैं आपके लिए थोड़ा सा लाइफ आसान कर देता हूँ यार. इंसर्ट टेबल, कौन सा टेबल होगा? 3/10 का होगा ना? हाँ सर. 3/10 का ये टेबल कर देते हैं. कौन से एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे? लाइक दिस विल बी व्हाट? कॉपर, Ag, Au, और ये इसके लेफ्ट में पैलेडियम. यहाँ पर क्या आएगा? जिंक, कैडमियम उसके नीचे. कैडमियम. ठीक है, अभी बेटर है. ठीक है, सिलेक्टिव एग्जांपल्स. ऑलराइट, नाउ अब इसमें डाउन द ग्रुप भी नोटिस करना. डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल एक्सपेक्टेशन क्या है? बढ़ेगी, कम होगी? यस कम होगी. डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा. दैट इज आवर जनरल एक्सपेक्टेशन. डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा. सो यस, जब हम 3D से 4D में जाते हैं, लाइक 3D सीरीज से 4D सीरीज में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू डाउन, तो वी फाइंड कि हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ही कर रही है. बट व्हेन वी गो फ्रॉम 5D to 4D, और यू कैन से लाइक 4D to 5D जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा एक एक्सेप्शन आ जाता है. ठीक है, दिस इज you can say exception in general. ठीक है, मजा आ रहा है? मतलब कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करना में बहुत मजा आता है मुझे. सर एक्सेप्शन इन जनरल मतलब उसका सब एक्सेप्शन भी होता है क्या? नहीं, तो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन नॉर्मल हो जाता है ना. तो मतलब जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे दैट नायोबियम और टैंटेलम में टैंटेलम ज़्यादा है, मॉलिबेडनम और टंगस्टन में ज़्यादा है. इनमें ये ज़्यादा ही हो रहे हैं, यस सर. है ना? तो Yes, 4D से 5D बढ़ रहा है. ठीक है, बट जिरकोनियम और हाफनियम में ऐसा नहीं हो रहा. तो एक्सेप्शन में एक्सेप्शन क्या हो गया? सर इसमें भी बढ़ रहा है ना? हाँ सर. अच्छा, नहीं, 640 और 640. फर्स्ट वाले में नहीं बढ़ रहा. सर फर्स्ट वाला y और फर्स्ट वाला ये वाला नहीं पॉइंट मैं कह रहा था एक्चुअली. फिर मुझे इसको यहाँ उतार देना चाहिए कि वो 5D का 3D से भी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, 5D का तो बढ़ता ही है आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, एक्चुअली दोनों के लिए लिख सकता हूँ मैं यार. ठीक है, फाइव डी का 4D से ज़्यादा है ही सही. ठीक है, 5D का इनफैक्ट 3D से भी ज़्यादा हो जाता है.
ठीक है, बारिंग दिस एक्सेप्शन, ठीक है, स्कैंडियम, यूट्रिबियम, लैंथेनम, आपको उसका भी रीजन समझ में आएगा। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इनका जो 5D के एलिमेंट्स हैं उनका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ क्यों गया। कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन? यस। ठीक है, ये हमने साइज में भी देखा था, नोटिस किया था कि 5D के एलिमेंट्स का ऑलमोस्ट 4D के बराबर हो गया था। दैट बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके पीछे लैंथेनाइड्स भरते हैं, ठीक है, उन लैंथेनाइड्स की वजह से Z इफेक्टिव बढ़ता है और Z इफेक्टिव बढ़ने से इनका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। However, if you notice lanthanum, do you remember lanthanum? यस lanthanum sir. lanthanum के पहले तो कोई 4f इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है ना। यस सर। हाँ सर। lanthanum का जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो एटॉमिक नंबर 57 का, तो इसमें what you find is that it does not have any 4f electrons. तो यहाँ पर what you see is a normal trend only. Down the group decrease कर रहा है, ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में कहाँ गया, सॉरी, डाउन द ग्रुप में 3D एंड 4D में नॉर्मल ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है, लाइक 3D से 4D जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है, बट when you are going from 4D to 5D, what you find is that the ionization energy increases, right? And in general 5D का 3D से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्लियर है ये? Sir, the आप poor shielding should be maximum for hafnium, na? poor shielding should be maximum for hafnium, ऐसा क्यों? So it is directly after 4f. तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए ना? मतलब सबसे ज़्यादा इन द सेंस एप्लीकेबल तो 4f सब में ही है ना, इन सब में 4f इलेक्ट्रॉन्स इनके पहले भर रहा है। अब वो जो 4f इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं उनका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है, आप वैसा कहना चाह रहे हो? यस सर, हॉफनियम पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि हाफनियम के केस में जो 4f का इलेक्ट्रॉन्स का इम्पैक्ट रहेगा उसकी वजह से लाइक यहाँ पर ऐसे लाइक काफ़ी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी का जंप होना चाहिए था, ये तो मतलब ऐसे 640 से बढ़ के इतना सही हुआ, राइट? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? यस सर। हाँ, तो अब इन दिस केस मे बी आर्ग्यूमेंट तो तुम्हारा ठीक है, हाउएवर डेटा जो है वो तो हमें कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट जंप नहीं दिखा रहा है जंप कि यस मतलब जिरकोनियम से ज़्यादा हाफनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया है, बट नॉट समथिंग विच इज यू नो अ सब्सटैंशियली बिग जंप, ठीक है। इनफैक्ट इसके आगे वाले एलिमेंट्स में और ये जंप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। So, so कुछ और मैं हो सकता है? हाँ बोलो बोलो। so group 6 यहाँ पे है, group 10 में भी ये 3D 4D से कम है, right? 3D 4D से कम है 6 and 10। मतलब तो सब में ही है ना? नहीं, so in the others 3D is bigger than 4D। हाँ हाँ, मतलब आप ऐसा कह रहे हो कि 3D से 4D जा रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, in 6 and 10 also it increases। हाँ 6 and सॉरी 10 में यू आर सेइंग। हाँ, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन में आपको आई थिंक थोड़ा आइडिया लगेगा। जैसे पैलेडियम का तो मैंने बताया आपको, पैलेडियम के केस में वो कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ होता है। So even nickel and chromium configuration exception, right? नहीं, निकल का एक्सेप्शन नहीं है, निकल का नॉर्मल ही है।
Nickel has a normal configuration. Nickel का configuration is 4s2 3d8. ओके सर। ठीक है, नाउ और यहाँ पे क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ था। ठीक है, आई थिंक मॉलिबेडनम का भी कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक करना पड़ेगा। आई थिंक मॉलिबेडनम के कॉन्फ़िगरेशन में भी शायद इट इज़ नॉट द सेम वन। ठीक है, बट एनीवेज मैंने आपको यही बताने के लिए बोला है, दैट इज़ द एंटायर पर्पस विच यू आर डिफीटिंग राइट नाउ, दैट डी ब्लॉक में, ठीक है, आप नोटिस करोगे दैट इन डी ब्लॉक देयर आर लाइक छोटे मोटे कंपैरिजंस आपको मिल जाएंगे विच यू विल बी लाइक कि अरे ये एक्सेप्शन है, इस पर ध्यान दो। ठीक है, जितना निट पिकिंग हम लोग एस एंड पी ब्लॉक में करते हैं उतना निट पिकिंग हम लोग डी ब्लॉक में नहीं करा करेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक में एक ब्रॉडर आइडिया लेंगे, तो ब्रॉडर आइडिया हमें डी ब्लॉक में कैसा मिलता है, अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, ऑल्दो विद अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस। तो उनमें से कुछ सिलेक्टिव एग्जांपल्स ये जो है, ये मैंने आपको बताया समझाया, इनको ध्यान में रखना। ठीक है, देन डाउन द ग्रुप में जैसा मैंने आपको बताया ब्रॉडर ट्रेंड इस तरीके से कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए, बट वी फाइंड दैट बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स 5d की आयनाइजेशन एनर्जी 4d से बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक ब्रॉडर ट्रेंड आपके सामने रहेगा। अब जैसा आपने बोला कि हाँ आप एक एक करके अगर ढूंढना चाहोगे तो यस यू विल फाइंड सम डेटा हियर एंड देयर, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ऑफ अ ग्रेट रेलेवेंस। ठीक है, यू डोंट रियली नीड टू यू नो निट पिक इन दिस। जैसे वो बोल रहा था कि सर इसमें इतना जंप हो रहा है, इसमें इतना ज़्यादा हो रहा है, इसमें इतना कम हो रहा है, वो रहेंगे। डी ब्लॉक के एग्जाम्पल्स आरंट दैट स्मूथ, दे आरंट दैट स्मूथ ट्रेंड की, यू नो इससे हमें पता पड़ेगा इसमें ये एक्सेप्शन है, उसमें वो एक्सेप्शन है, और छोटे छोटे एक्सेप्शंस को हम लोग अकाउंट पे लेते हैं। मोटा मोटा ब्रॉड ट्रेंड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सर प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है ना? नहीं, प्लैटिनम में भी एक्सेप्शन है ना, लाइक पैलेडियम? नहीं पैलेडियम से अलग है, मतलब इसमें 6s1 5d9 होता है। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब थोड़े से एप्लीकेशंस नोटिस करना आयोनाइजेशन एनर्जी के। सो दिस इज समथिंग विच सिलेक्टिवली हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा देखकर हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशंस फिगर आउट करेंगे। पहला एक्सप्लेनेशन, पहला एप्लीकेशन रहेगा डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। नाउ what we do is we take an element and उसका successive ionization energy का data observe करते हैं। successive ionization energy मतलब I1, I2, I3, इस तरीके से किसी एलिमेंट का सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा हम लोग कैप्चर करेंगे। अब उस डेटा में इफ वी सी अ सिग्निफिकेंट जंप बिटवीन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, कोई दो के बीच में बहुत ज़्यादा जंप दिख रहा है अगर हमें, तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ लॉस ऑफ एन एंटायर शेल इन द फॉर्मर आयनाइजेशन। मतलब अगर IEN और IN+1 मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज के बीच में गैप ज़्यादा है, तो जो उसके पहला आयनाइजेशन जो है हुआ होगा उसमें पूरा का पूरा शेल चला गया होगा। ठीक है, ताकि जब हम अगला आयनाइजेशन कर रहे होंगे तो विल फाइंड दैट अ सिग्निफिकेंटली लार्ज वैल्यू वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझना, जैसे Mg है, राइट, अपन ने कल भी डिस्कस किया था, कल एज इन लास्ट क्लास में, दैट I1, I2, I3 दे विल बी इन द सक्सेसिव ऑर्डर। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पे बताया था दैट IE1, I2 के बीच में नॉर्मल गैप होगा, बट I2, I3 के बीच में देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट गैप। ठीक है, देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट जंप। दिस इज बिकॉज जब सेकेंड आयोनाइजेशन हो गया था तब क्या हो गया, मैग्नीशियम का पूरा थर्ड शेल उड़ गया था। 3s के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों के दोनों उड़ गए थे। अब जब I3 करना था, थर्ड आयोनाइजेशन करना था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ा था? 2p।
ठीक है, 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा था। ठीक है, डेटा मैंने दे दिया, बट डेटा वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। द डेटा इज समथिंग टू जस्ट शो यू दैट कितना बड़ा जंप हो रहा है, so that you can understand the word significant a bit more easily. ठीक है, no need to remember the data. समझ में आया ये? ठीक है, अगर समझ में आया है तो just give me 1 second, I'll just rub the answer. सर इसमें एक्सेप्शन नहीं है? नहीं नहीं, इसमें नहीं। दुख हो गया तुमको? दुख नहीं सर, कितने हर एक टॉपिक में एक्सेप्शन है सर। गुस्सा? अरे एक्सेप्शन से तुम्हें प्यार होना चाहिए, मतलब लाइक यू शुड बी नहीं है प्यार मिसिंग एक्सेप्शंस। कि अगर ऐसा सर इससे बेटर मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक थे सर, उसमें बस कॉन्सेप्ट याद करने थे। सर सबसे बेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर था। हाँ सर अभी हाँ वही सर, इतना हाँ सर, इतने प्यारा एक्सेप्शन चैप्टर था सर वो। अभी कुछ कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे, मतलब जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर है, तो इसमें लाइक एक्सेप्शंस काफी सारे याद करने पड़ेंगे आपको। सर आधा चैप्टर ऑर्गेनिक में नहीं होगा ना ज्यादा एक्सेप्शन, ये होगा उसमें भी। नहीं, उसमें भी रहेंगे, बट दे विल बी मोर कनेक्टेड। सर बट आधे से ज्यादा तो एक्सेप्शन है सर। आधे से ज्यादा एक्सेप्शंस मतलब क्या चीज का आधा बोल रहे हो आप? फिर तो जनरलाइजेशन किया है कैसे इन लोगों सर ने? मैरिज से ज्यादा डीमेरिट ऐसा। नहीं नहीं, अरे तुम एक्सेप्शन को डीमेरिट की तरह मत काउंट करो भाई। लाइक अरे सर हम लोग के लिए है, हम लोग को हाँ पढ़ने सर, में हम दिक्कत हो जाता है। exceptions are one of the reasons why we learn newer things. सर सर 10th में इतना अच्छा सर, 10th में इतना अच्छा था सर, पीरियड के अलोंग इंक्रीज होता है, ग्रुप के नीचे हाँ डिक्रीज होता है, बस बात खत्म। ना बेसिक था समझने। सर अभी तो पीरियड में कभी इंक्रीज होता है कभी या तो सर 10th में हम लोग को एक्सेप्शंस के साथ थोड़ा रहता ना, तो अभी इजी होता। हाँ वो भी है। तो अभी भी हो जाएगा, मतलब तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इजी नहीं रहेगा? सर एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन में सर क्या बोले सर। नहीं नहीं, कोई ऐसा दिक्कत वाला काम नहीं है। आप लोग जैसे ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे, रिवीजन इज द की। जितना बार रिवाइज करोगे उतना अच्छे से याद होगा। एंड देन आपका फेवरेट चैप्टर क्या है? मेरा फेवरेट चैप्टर तो वैसे एटॉमिक ही है। हाँ सर सबका वही होगा सर, इतना अच्छा था वो। हाँ बट सर सबसे नापसंद चैप्टर कौन सा? ऐसा कोई भी नहीं है, नापसंद नहीं है मुझे ऐसा कोई सा भी, मतलब सब चलता है। सर ऐसा मत बोलो सर, दिल से निकलता है कि ये समय है, चलो बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ बट आप इस तरीके से इग्नोर मत कर देना चैप्टर को, बिकॉज यू विल एंड अप मेकिंग अ मिस्टेक ऑफ और लूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कोरिंग। ठीक है, इससे जो क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे दे विल बी लाइक प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सर ऐसे एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस आएंगे तो फिर अच्छा है सर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो। सी सर जेड बॉक्स yes. लिखा सर सी सर सी सी है राइट, सो यू आर लुकिंग एट दैट देयर इज I3 I4 के बीच में बहुत बड़ा जंप आ गया, तो हाँ मतलब सर। थर्ड आयोनाइजेशन में पूरा का पूरा शेल चला गया होगा। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके 3 रहेंगे। अच्छा, देन एक और एप्लीकेशन देखना। ठीक है, दिस इज एन एप्लीकेशन व्हिच इज a more general kind of an application that ionization energy is an indicator of metallic character or electropositive character. So what we are saying is that जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, और द अदर वे राउंड। ठीक है, दैट अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है। तो जैसे अगर अपन एस ब्लॉक के मेटल्स और डी ब्लॉक के मेटल्स और फिर पी ब्लॉक के अंदर भी थोड़े बहुत मेटल्स आते हैं,
इनका अगर हम लोग कंपैरिजन करें इन जनरल, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट एस ब्लॉक के मेटल्स आर more electropositive in nature, or you can say more metallic in nature as compared to D block के metals. ठीक है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिमिलरली डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं विद इन अ ब्लॉक से, एस ब्लॉक में या पी ब्लॉक में या डी ब्लॉक में, तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन आप बोल सकते हो pertinent to आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे। देन देयर इज दिस अनदर रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विच इज रिलेटिंग टू रिड्यूसिंग पावर। तो मेटल्स जो है, मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट्स। Do you understand the term reducing agents? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, sir. electron को lose Yes, करेगा। sir. So metals are considered as reducing agents in general. Why? Because metals have a tendency Lose electron. to Lose electrons. correct. They themselves undergo oxidation. They have a tendency to lose electrons. तो इसमें अब कैसा रहेगा? इसमें भी ionization energy is something which is showing us a trend over here, that what we find is that जैसे जैसे ionization energy कम होता जाता है, ठीक है, जो reducing power है, जो reducing strength है, वो बढ़ती जाती है। तो जैसे अगर हम लोग इस अल्कली मेटल्स में डाउन द ग्रुप कंपैरिजन करें, तो डाउन द ग्रुप में हमारा यहाँ से यहाँ तो आपको नॉर्मल ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम की कम है, दैट्स वाई उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। ऑल्दो इसमें एक लिथियम का एक्सेप्शन है जो कि आप ध्यान में रखोगे। लिथियम का इन सबसे कम रहना चाहिए था, ठीक है। लिथियम का रिड्यूसिंग पावर शुड हैव बीन लेसर देन दैट ऑफ सोडियम, बट इट टर्न्स आउट दैट लिथियम का इन सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ समथिंग जो कि हम थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे, ठीक है। ये FBO का क्वेश्चन भी है, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तब मैं आपको ये एक्सेप्शन एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए जस्ट नोट करके रखेंगे। Then another application of ionization energy that we will be looking at, it's not really an application, ठीक है, इसको application category में डाल दिया, but it is more like an observation that we see, ठीक है। The observation that we see over here is that S block के जो metals हैं वो generally कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट या कोई एक वैलेंसी शो करता है, ठीक है। अल्कली मेटल्स क्या वैलेंसी शो करता है? +1 प्लस। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स +2 ठीक है। लेकिन जब हम डी ब्लॉक के मेटल्स के बारे में बात करते हैं या पी ब्लॉक के मेटल्स के बारे में बात करते हैं, तो व्हाट वी find is that they tend to show variable valency, multiple oxidation states show करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन कभी कंपाउंड्स में +2 भी शो करता है तो +3 भी शो करता है, ठीक है। कॉमनली 2 ही रहते हैं ये, ठीक है। एंड उसके कॉपर भी, कॉपर भी +1, सिल्वर और गोल्ड और मर्क्यूरी भी। करेक्ट। सो मैंगनीज है, मैंगनीज भी शो करता है +2, +4, मर्क्यूरी +7, राइट। नहीं, हाँ, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी का मोर और लेस +2 ही रहता है, ठीक है। मर्क्यूरी जरूर थोड़ा सा मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक शो कर देता है, बट क्रोमियम पे 6 होता है ना, मतलब 1 + 2 + 3 + 4। क्रोमियम भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। क्रोमियम के भी we find different oxidation states या Cr2+
Cr2 प्लस, Cr3 प्लस, Cr6 प्लस, ये सब शो करते हैं. तो एनीवेज द पॉइंट इज दैट वी फाइंड दैट S ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं दे टिपिकली शो ओनली वन काइंड ऑफ वैलेंसी, एंड D ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, एंड वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी लाइक दे शो सर्टेन, दे डोंट शो सम अदर वन. जैसे आयरन है, आयरन +1 नहीं शो करता, आयरन +2 +3 शो कर रहा है. ठीक है, +4 भी नहीं शो करता, लाइक कॉमनली बता रहा हूँ मैं. तो इस एट्रीब्यूट को समझने के लिए, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा स्टडी करा गया. ठीक है, मतलब इसको, इसमें कुछ पैटर्न है या इसमें कुछ कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है दैट व्हाई सर्टेन एलिमेंट्स आर शोइंग सम पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वैलेंसीज. तो उस पैटर्न को जब फिगर आउट करने की कोशिश करी तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी केम आउट एज अ गुड इंडिकेटर. ठीक है, कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी केम आउट एज अ इंडिकेटर वो अपन नोटिस करेंगे. इट इज कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एम्पेरिकल डेटा लिया आयोनाइजेशन एनर्जी का और उससे पैटर्न फिगर आउट करने की कोशिश करी. क्या पैटर्न फिगर आउट हुआ यहाँ पे आप नोटिस करना. वो पैटर्न कुछ इस तरीके से फिगर आउट हुआ. ठीक है, एक एक करके पॉइंट समझेंगे. हम लोग एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज का डेटा उठाते हैं. ठीक है, ये वाला रीड करो जो मैंने यहाँ पे पेन से लिखा हुआ है. हम लोग एलिमेंट्स का सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा उठाते हैं और उस डेटा के बेसिस पर हम लोग बता पाते हैं कि उस एलिमेंट की कौन सी वैलेंसी रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगी, कौन सी वैलेंसी वो एलिमेंट शो करना चाहेगा, प्रेफर करेगा. ठीक है, कैसे हम लोग वो पैटर्न आइडेंटिफाई करें वो देखना है यहाँ पर. तो अगर हम एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज देखते हैं और उसमें नोटिस करते हैं दैट सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, कंसेक्यूटिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में गैप अगर 16 EV या उससे ज़्यादा है तो फिर व्हाट वी फाइंड इज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल. मतलब पहला आयोनाइजेशन एनर्जी और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों के बीच में अगर 16 EV से ज़्यादा गैप आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो मेटल पहला इलेक्ट्रॉन देके खुश है, दूसरा इलेक्ट्रॉन देने में उसको थोड़ा मतलब एफर्ट डालना पड़ रहा है, लाइक ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ रही है. तो हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जहाँ पर ऐसा 16 EV से ज़्यादा गैप है तो वी आर फाइंडिंग दैट द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरली प्रेफर्ड. जैसे सोडियम का एग्जाम्पल हो गया, तो सोडियम में लाइक पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में काफ़ी बड़ा गैप हो गया, लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो सोडियम इज लाइक कि ठीक है एक इलेक्ट्रॉन देके अपन खुश हैं. देन अगर नोटिस करना एज अ सेकेंड पॉइंट, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच का गैप 11 EV से कम मिलता है, 11 EV से कम होता है, तो फिर व्हाट वी फाइंड इज दैट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल. ठीक है, तो एलिमेंट विल बी लाइक कि हाँ तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन या अगला इलेक्ट्रॉन भी ले लो. जैसे मैग्नीशियम के केस में नोटिस करना. ठीक है, मैग्नीशियम के केस में अगेन मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है बट वापस से याद नहीं करना है डेटा आपको. ये मैग्नीशियम का I1, I2, I3 का डेटा है. तो मैं I1 और I2 के बीच का डेटा देख रहा हूँ, तो उसमें गैप आपको 11 EV से ज़्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है? कम है सर, 11 EV से कम. तो फिर जो Mg+ और Mg2+ है उसमें कौन सा प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? हायर वाला, Mg2+. हायर वाला प्रेफर्ड होगा. फिर आप I2 और I3 के बीच का गैप देखो, I2 15 EV है और I3 80 EV है, तो इनका गैप 16 EV से ज़्यादा हो गया. तो इन दोनों में कौन सा प्रेफर्ड रहेगा? जो लोअर वाला हो, Mg2+ विल बी अ प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, सो इसी तरीके से आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी जाओगे. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी आप उनका ऐसे I1 से लेकर आगे तक के I का डेटा नोटिस करना. ठीक है, उसमें आप नोटिस करोगे अगर गैप 11 EV से कम है
तो फिर लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। अगर 16 EV से ज़्यादा है तो हायर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा प्रेफर होता है। अगर 11 और 16 के बीच में है, if the gap lies between 11 and 16 EV, then either of the oxidation state or valency can be found. ठीक है, जैसा आप आयरन का नोटिस करोगे, आयरन का आयोनाइजेशन एनर्जी का मैं डेटा आपके सामने जैसे पुट करता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटाबेस का गया। तो इसमें आप जब जैसे नोटिस करना, कौन सा एलिमेंट बोला मैंने, आयरन, ठीक है। आयरन में successive ionization energies (24, 28 minute) Fe +1 +2 +2 +3, हाँ ये रहा आयरन का डेटा, ठीक है। जैसे ये आयरन का डेटा हो गया, ठीक है। CRC PRC कुछ सोर्स है, ये आयरन का EV पर एटम का डेटा है। तो ये आप देख रहे हो I1, ये I2, ये I3, I4। तो इसमें आप अब नोटिस करना 1 और 2 के बीच का गैप कितना है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50। 11 से कम है। हाँ सर। यस तो +1 और +2 में कौन सा ज्यादा प्रेफर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +2 ज्यादा प्रेफर्ड है। अच्छा, देन I2 I3 के बीच में देखना, ऑलमोस्ट 14 ऑलमोस्ट 14। 11 और 16 के बीच में है। तो क्या है, दोनों चलते हैं, +2 +3 दोनों चलते हैं, मतलब आइदर वन ऑफ देम विल बी शोन, ठीक है। 3 और 4 के बीच में देखना, 16 से ज्यादा हो रहा है, तो प्रेफर्ड रहेगा ऊपर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से हम लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं बेस्ड अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी डेटा, ठीक है। अगेन दिस इज प्योरली एन एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, डेटा लिया, डेटा देखकर ऑब्जर्व करके ऐसा एक आइडिया ले लिया, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, दिस इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो इसमें टाइम ज़्यादा खप जाता है, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज दिस इज नॉट रियली समथिंग विच इज़ लाइक अ वाओ क्या करा है, मतलब जिस डेटा को ऑब्जर्व करके उसमें एक एडिशनल चीज़ बता दिया कि ऐसा दिख रहा है। ऑल्दो ऐसा नहीं कि हर जगह वर्क करता है, देयर आर प्लेसेस जहाँ पर दिस डजंट इवन वर्क, बट दैट्स द नेचर ऑफ इट। सर हाँ बोलो बोलो। सर 11 से कम हुआ तो डिफरेंस? हाँ तो हमने बोला ना 11 से कम है, तो फिर क्या ऑब्जर्व होगा, कौन सा वाला प्रेफर्ड रहेगा, जो हायर वाला है दैट इज प्रेफर्ड। ओके सर, थैंक यू। So we have to remember 11 electron volt and 16 electron volt. हाँ ये मतलब ध्यान में रख लेना, दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करना द
periodic property of electron affinity or electron gain enthalpy. ठीक है, this is the third property in our discussion. As you can understand from the word, this is about gaining electron. Ionization energy was about losing electron. Losing electron. ठीक है, तो यहाँ पर इस टेंडेंसी और इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग ये मेजर करना चाह रहे हैं कि एक एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करने का कितना टेंडेंसी है. नाउ टेक्निकल डेफिनेशन इसका कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना. ये एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है. ठीक है, दिस इज लाइक अ सब्जेक्टिव डेफिनेशन. इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन. बट एक टेक्निकल डेफिनेशन है, और यू कैन से थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन है. दैट थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन इज इन दिस वे. इट इज द एनर्जी एक्सचेंज्ड. ठीक है, इसको हम लोग ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, जो टेक्निकल वर्ड है. आप एनसीईआरटी नोटिस करोगे ना, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जैसा वर्ड ही नहीं है. उन्होंने एनसीईआरटी में से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वर्ड हटा दिया है. The only word that is used in NCERT is electron gain enthalpy. This is the technically correct word for the property that we are talking about. It is defined in the following way. It is the energy exchanged. Okay, notice करना, I have used the word exchanged because most of the cases में release होती है, but some cases में absorb भी होती है. It is the energy exchanged when an electron is added to an isolated gaseous atom. ठीक है, सो आपके पास में इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, दैट m, लेट्स से कोई एटम है किसी एलिमेंट m का, उसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन डाल के m माइनस आयन बना रहे हैं. तो इस केस में जो एनर्जी एक्सचेंज होगा उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे. डेल्टा H Eg से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, इसके यूनिट्स लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके यूनिट्स भी किलो जूल या जूल पर मोल रहेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ईवी पर एटम. ठीक है, अब नोटिस करना दैट ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, ये डायरेक्टली मेजर नहीं होती है. ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड. जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी था, वो तो कैसे डायरेक्टली मेजर हो रहा था. सर एनर्जी सप्लाई करो एंड देन रिकॉर्ड व्हेन वो रिएक्शन होता है. मतलब हम लोग अपना सैंपल लेते हैं और सैंपल के ऊपर डिफरेंट रेडिएशंस डालते हैं, और फिर देखते हैं कि कौन से रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो रहे हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जा रहे हैं. तो उससे हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सपेरिमेंटल नॉलेज कैप्चर होता है. मतलब स्पेक्ट्रम से ना सर. स्पेक्ट्रम से, यस, स्पेक्ट्रम से हम लोग पता करते हैं. हाउएवर इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो एक्सपेरिमेंटली नहीं कंडक्ट कराया जा सकता. लाइक ऐसा नहीं होगा कि ये एक एटम है और मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बीम इसके ऊपर थ्रो कर दूँ और ये एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने लग जाएगा. इनफैक्ट ऐसा हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, ये इसमें से हो सकेगा तो और इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर दे. इट मे हैपन that it can further ionize the atom rather than the electron getting added. So we don't have an experimental way of directly computing this property, electron gain enthalpy. ठीक है, so इसका जो measurement होता है इस property का, it is done indirectly. कि ये जो energy के बारे में हम बात कर रहे हैं, energy एक्सचेंज जो होगी, रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी, दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन थर्मोडायनेमिक एस्टिमेशन. कैसे होता है वो थर्मोडायनेमिक एस्टिमेशन? वी विल स्टडी, बट नॉट इन दिस चैप्टर. वी विल स्टडी इट इन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर अंडर द टॉपिक कॉल्ड एज बॉन्ड-हेबर साइकिल. ठीक है, तो अभी नहीं पढ़ेंगे इसको हम लोग. एंड आई वुड आस्क यू टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस इफ यू आर रीडिंग सम टेक्स्ट बुक से, आप जेडी ली से या किसी से कुछ पढ़ रहे हो इसके बारे में, तो उसमें क्या है, उसमें यहीं पर ही बॉन्ड-हेबर साइकिल यूज करके एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, बट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज आपने थर्मोकेमिस्ट्री अभी पढ़ा ही नहीं है. सो ये वर्ड ध्यान में रखना, ये वर्ड हम लोग बाद में वापस से देखेंगे, पढ़ेंगे.
अभी के लिए When will we study thermodynamics, like 12th में के? नहीं अभी आएगा ना, 11th में आएगा, कुछ महीने में आएगा, बट आएगा। तो उसमें आप लोग ये बॉर्न हेबर साइकिल पढ़ोगे। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए दैट ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, दिस इज नॉट अ डायरेक्टली मेजरेबल प्रॉपर्टी। नाउ another point that I have asked you to see is that I have used the word energy exchanged. Why? Because in most of the elements ka examples, this is the energy released. Like when an electron is added to an atom, energy release हो रही है, ठीक है? But in certain elements, what we find is that when electron is added to them, energy absorb हो जाती है। डेल्टा एच Eg is positive, energy supply करनी पड़ती है, ठीक है ना? ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है? इसका एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन लाइक कुछ इस फॉर्म में है आपके सामने दैट यू नो इफ यू हैव, ठीक है, आप नोटिस करो, एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके अराउंड उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना? ओवरऑल तो ये कैसा है, न्यूट्रल एटम है। अब अगर मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा हूँ, है ना, इफ आई एम ब्रिंगिंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इनटू दिस एटम, then there will be attractive as well as repulsive both kind of interactions. Attractive interactions किस किस के बीच में होंगे? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, between the nucleus and the electron. And repulsive interactions किस किस के बीच में होंगे? जो ये added electron versus जो already present electrons है, तो ये दोनों चीजें रोल प्ले करती है, ठीक है? अट्रैक्टिव पार्ट से क्या होता है? अट्रैक्टिव पार्ट से अगर ऑपोजिट चार्ज पास में आते हैं, सेम यू नो सॉरी ऑपोजिट चार्जेस अगर पास में आते हैं, तो क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिलीज हो जाती है। हाँ सर। जो एनर्जी ऑफ सिस्टम है वो डिक्रीज हो जाता है ना? एनर्जी रिलीज करके द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, राइट? और अगर हम लोग लाइक चार्जेस के बारे में बात करें, लाइक चार्जेस को अगर मुझे पास में लेके आना पड़ता है तो क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ेगा ना? Yes, sir. Energy supplied. राइट, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा सिस्टम, है कि नहीं? सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना? तो यस सर। तो ये दोनों चीजें साथ में होती हैं when say an electron is being added to the atom, right? अब what we are saying in that most of the elements the energy is released, मतलब most of the cases में इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट रहेगा? अट्रैक्टिव Interaction between nucleus and न्यूक्लियस एंड अट्रैक्टिव वाला जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा डोमिनेट करेगा, एंड दैट इज व्हाई इन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वी फाइंड दैट एनर्जी रिलीज हो रही है। बट सम एलिमेंट्स में, ठीक है, वी आल्सो फाइंड दैट एनर्जी इज गेटिंग अब्सॉर्ब्ड। तो उन एग्जांपल्स में क्या हो रहा होगा? दैट देयर मस्ट बी समथिंग फिशी हैपनिंग, लाइक ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है वो डोमिनेट कर गया होगा कि एटम इज लाइक कि नहीं, मेरे को इलेक्ट्रॉन और नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमें फिर एनर्जी सप्लाई करना पड़ा होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब आपके सामने टास्क ये है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? यू विल हैव टू रिमेंबर दोज एग्जांपल्स जहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है? एज एक्सेप्शंस उनको ध्यान में रखेंगे। सो क्विकली लेट्स मेक अप अ लिस्ट। मैं ये बाकी चीज़ें रब कर देता हूँ, एक्स्ट्रा मैंने लिख दी है, ठीक है? सो नोटिस दोज एग्जांपल्स जहां पर एनर्जी
अब्जॉर्ब हो रही है। क्या क्या एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। रिमेंबर, नोबल गैसेस, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में एक्चुअली सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम है जिनमें एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। However, the effect is also seen in the lower alkaline earth metals like calcium, strontium, barium में, although the value of delta H Eg is negative, but अगर हम उनका डेटा देखेंगे तो मैग्नीट्यूड काफ़ी कम रहता है, मतलब उनको भी खास लगाव नहीं है, उनको भी खास प्यार नहीं है कि हमको इलेक्ट्रॉन दो, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, एंड देन यू हैव नाइट्रोजन एंड मैंगनीज, ठीक है। और भी रहेंगे, देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बट एटलीस्ट इतना आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, अच्छा, बाय नोटिसिंग these examples, can you tell me, is there something common between them? It looks very ऐसे disjointed, मतलब वो लगता है कि बड़ा अजीब सा है कि कौन से एलिमेंट हैं ये, लाइक किसी का किसी से कनेक्शन ही नहीं है, but is there something that you can see or figure out that is kind of a common link between these elements? So S&P block. Complete or half-filled subshells. Half-filled subs. Well, हाँ, मतलब आप बोलोगे तो कंप्लीट और हाफ फिल्ड सबशेल साउंड्स लाइक अ गुड explanation. That in cases में, ठीक है, आप नोटिस करोगे that जो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन isn't getting much help from the existing electrons. In the sense, आप नोटिस करोगे, ठीक है, जस्ट मैं एज एन एडिशनल एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, आपको ये एग्जांपल ही याद रखना है। आप नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? NH2 NP6. NH2 NP6, ठीक है। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? NS1 और अर्थ है, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ, ठीक है, ये NH2 रहता है। हाँ सर। अच्छा, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी में वापस NH2 रहेगा। हाँ सर। ठीक है, N-1 D10। हाँ, N-1 D10, ये भी आप लिख लो वैसे तो, राइट। एंड नाइट्रोजन, मैंगनीज, इनमें आप देखोगे नाइट्रोजन का कैसा रहेगा कॉन्फ़िगरेशन? NS2 और NP1। NH2 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। NS2 NP, थोड़ा सा अच्छे से लिखो। NH2 कॉमन आ रहा है। नहीं ऐसा, NH2 मतलब सबका N अलग अलग है, हाँ सर। ठीक है, NH2 और ये NP3, ठीक है। या फिर मैंगनीज का अगर अपन देखेंगे तो मैंगनीज में भी कैसा होता था? NS2 ND-15, है ना, NS2 और N-1 D। N-1 D। राइट। तो अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? नेक्स्ट शेल में चला जा रहा है। एंड आपको दिख रहा है कि इसको, मतलब इसके साथ एक्सचेंजेस करने के लिए कोई भी और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हाँ सर। यस सर। ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट शेल में भी जा रहा है या नेक्स्ट सब शेल में भी जा रहा है, ठीक है, और एक्सचेंज में कोई हेल्प नहीं कर रहा।
ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सब शेल में जा रहा है, शेल में तो नहीं जा रहा नेक्स्ट में, बट नेक्स्ट सब शेल में जा रहा है, एनपी में जाएगा, और इसको भी एक्सचेंज करने के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके पहले जो रहते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स में तो फिर भी कैसा है, देयर इज वन रिस्पाइट। क्या रिस्पाइट है? और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आ सकता है। हाँ हाँ, सर। मतलब उसमें जो एग्जिस्टिंग बैलेंस सब शेल है उसी में ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड। फुल्ली उसी फिल्ड। में, सो फुल नहीं है ऑर्बिटल। हाँ मतलब उसी में इलेक्ट्रॉन आ पा रहा है, उसको नेक्स्ट हायर सब शेल में नहीं जाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे नोटिस करोगे जिंक कैडमियम मरकरी में भी कैसा हो रहा है, राइट, ये पूरा फील्ड है ना, और अब मेरे को इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ रहा है तो किधर जा रहा है, मतलब एनपी में जा रहा है। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट सब शेल में जा रहा है, हाँ सर। और उसको एक्सचेंज में भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, राइट, देयर इज नथिंग इट कैन डू एक्सचेंजेस विद, है ना। यहाँ पे भी आप नोटिस करो इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट मतलब एनएस में एनपी में जा रहा है ना, और एनपी में जाने के बावजूद भी अब यहाँ पर आप जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो डाउन स्पिन में जाएगा। यस। तो अगेन उसको एक्सचेंज में किसी के साथ में हेल्प नहीं मिल रही है, राइट। यहाँ पे मैंगनीज में भी आप देखोगे तो वो जा तो सेम n-1d सब शेल में ही रहा है। ठीक है, बट अगेन इट हैज टू गो इन डाउन स्पिन, राइट, बाकी सब अप स्पिन होंगे और वो डाउन स्पिन में जाना पड़ेगा उसको वापस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर what we are observing as a common theme is जो added electron है वो या तो हायर सब शेल में या शेल में ऐड हो रहा है, ठीक है, या फिर उसको एक्सचेंजेस में हेल्प नहीं मिल रही है। इन केसेस में वी आर सीइंग दैट इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है, इनफैक्ट नाइट्रोजन के नीचे भी ऐसा ही ऑब्जर्व होता है। ठीक है, जो फॉस्फोरस आर्सेनिक ये सब है इनमें एक्चुअली ये वाला रीजन रहता है दैट डेल्टा एच ईजी भले ही नेगेटिव रहता है बट जितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए उतना नहीं होता। ठीक है, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती क्योंकि इन सब में वापस वही हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है, तो जो एडेड इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कोई ऐसे एक्सचेंजेस में हेल्प नहीं मिलती। ठीक है, तो दिस इज अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ electron gain enthalpy and why it is positive in some cases. ठीक है, however having said this, जब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों को तो हर साल ऐसा ही होता है that there are only a few set of students जिनको ये explanation समझ में आता है। Most of the students go blank after this कि क्या बता दिया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। And the reason why they go blank on it is because they are not at the same page as me in terms of quickly understanding configuration क्या होता है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है। ठीक है, मैंने काफ़ी फास्ट बता दिया rather than writing each and everything quite neatly कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर ऐड हो रहे हैं, क्यों वहाँ पर ऐड हो रहे हैं, कैसे एक्सचेंजेस में हेल्प नहीं मिल रहा है, तो उतना तसल्ली से उतना डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं करा बिकॉज इट इज़ नॉट दैट वरीसम एस्पेक्ट। आप इसमें इतना ही ध्यान रख लो कि कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव है, आपका काम चल जाएगा। द रीज़न आई वेंट इनटू अ लिटिल बिट मोर डिटेल इज बिकॉज देन देर आर सम क्यूरियस माइंड्स अमंग अस जो कि मुझे बाद में परेशान करेंगे कि सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो उनके मन की शांति के लिए मैंने थोड़ा सा उनको और हेल्प कर दिया कि हाँ थोड़ा सा सुकून ले लो लेकिन आगे बढ़ो। ठीक है, सो रिमेंबर इतना पार्ट दैट कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है।
ठीक है, अभी तक का समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या क्या देख लिया हमने? Yes, sir. So we understand that electron affinity is a subjective term discarded by NCERT, not used anymore. However, we will still be using it for reasons I'll tell you in some time. The more technical definition, a more thermodynamic definition of this property is called as electron gain enthalpy, and it is defined in the following manner. Right. For most of the elements, it is energy released, but for some cases, it is energy absorbed. Right. And these are the elements for which it is energy absorbed. ये ध्यान में रखना है. ठीक है. Now, notice करना. अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज रिलेटेड टू डेल्टा एच ई जी, और हम वो रिलेशनशिप कैसे समझेंगे यहाँ पे नोटिस करना. ठीक है, द रिलेशनशिप इज इन द फॉलोइंग मैनर दैट अगर डेल्टा एच ई जी नेगेटिव है, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना यहाँ पर, अगर किसी एलिमेंट का डेल्टा एच ई जी नेगेटिव है यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विल बी द mod of that delta Heg, just the magnitude. ठीक है, एंड अगर किसी एलिमेंट का डेल्टा Heg पॉजिटिव है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के वैल्यू को 0 असाइन कर देते हैं. ठीक है, हम लोग बोल देते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है ही नहीं, लाइक एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन ऐड कराने के लिए, तो वी से उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है, लाइक वी असाइन इट. Why we are doing this? Because this is helpful in comparison of trends. ठीक है, मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, अब अगर मैं आपसे सब्जेक्टिवली पूछूं तो इनमें किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कैसा आपका इसमें ट्रेंड रहना चाहिए बेस्ड ऑन हाउ मच यू नो अबाउट दीज हैलोजेंस? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड कैसा रहना चाहिए? To decrease. डिक्रीज होना चाहिए. क्लोरीन शुड हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स देन ब्रोमीन देन आयोडीन. Yes, Yes, sir. sir. वैसा होता भी है, दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड ओनली. बट अगर मैं ऐसे डेल्टा एच ई जी लिखने बैठ जाऊं तो डेल्टा एच ई जी कैसा होगा? इसका -300, इसका -200, इसका -100. राइट, तो उसमें फिर मुझे जो ट्रेंड है विद नेगेटिव साइन तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना. हाँ सर. वो फिर क्या है, मेरे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. लाइक मैं कहना ये चाहता हूँ कि क्लोरीन को ज़्यादा एफिनिटी है, उसको इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन बिकॉज ऑफ द साइन देयर इज दिस मतलब लाइक इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन दैट आल्सो कम्स आउट, दैट इफ आई राइट कि डेल्टा एच ई जी इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, तो उसमें ऐसा लगता है कि अरे मतलब क्लोरीन की टेंडेंसी कम है क्या इलेक्ट्रॉन लेने की. So that's why for the sake of comparisons we generally tend to avoid writing delta Heg, we tend to write electron affinity. Comparisons करने में हमारे लिए आसान हो जाता है. ठीक है, the magnitude is getting compared, किसकी टेंडेंसी ज़्यादा है किसकी टेंडेंसी कम है वो मैग्नीट्यूड से हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर Sir means electron affinity can only be positive, हाँ or we refer it to be as positive. राइट राइट. और अगर जहाँ पर डेल्टा एच जी पॉजिटिव है तो हम उसको 0 असाइन कर देंगे. Okay, sir. सर उसका मतलब हुआ कि वो नेचुरली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा. कौन सा वाला? अगर Heg पॉजिटिव है मतलब नेचुरली इट विल नेवर अकर. नहीं, मतलब नेचुरली इन द सेंस सर नेचर में नहीं होगा. एनर्जी अब्सॉर्ब होगी. ठीक है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. अब वो अपने मतलब वी विल हैव टू फोर्स दैट एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन. सराउंडिंग से वो एनर्जी मिल जाती है ना उसको. ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे वो सराउंडिंग से एनर्जी मिल जाती है. वेल आई विल बी टेकिंग कपल ऑफ एग्जांपल्स, तो उस केस में आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस. सर आपने बोला था आप बुक सजेस्ट करने वाले हो पीरियडिक के लिए. हाँ. सो अभी एक बार के लिए, अभी के लिए हाथों हाथ नहीं, थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे क्वेश्चंस वगैरह, फिर मैं बताता हूँ.
ठीक है, अभी आप ओके सर। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आज का डिस्कशन यहीं पे पॉज कर लेते हैं, इसके आगे के लिए मुझे थोड़ा सा और 10-15 मिनट लग जाएंगे, सो आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द लेक्चर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। बाय सर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। हाँ Bye, sir. Thank you. चलो, किसी को कुछ डाउट पूछना है? एनीवन? Sir, gain of electron will only occur during a bond formation. Gain of electron will be happening during a bond formation, yes, because जैसे मैंने आपको ये बताया ना that हम लोग इस चीज को ऐसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे, मतलब ये डायरेक्टली फिनोमेना ऐसा हो नहीं रहा है हमारे सामने, लाइक वी आरंट सीइंग दैट हैपनिंग कि यू नो एक आइसोलेटेड एटम है और उस पर मैं इलेक्ट्रॉन्स थ्रो करूं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैच करने लग जाए। ठीक है, दैट इज नॉट रियली अ फिनोमेना दैट वी आर सीइंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, सो इट्स डायरेक्ट मेजरमेंट्स आर लाइक not happening. We do take an estimation of this, but those are through thermodynamic ways. और सर जो नीचे exceptions थे, the metals which will absorb energy, that is only because of exchange is not possible. नहीं, that is because of many factors. ठीक है, उसमें से जो एक जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल तरीका सोचने का, वो आप ये सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस सबका इंट्रैक्शन हो रहा है, तो जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे, और जहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है वहां पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे। दैट विल बी लाइक द मदर क्राइटेरिया, और यू कैन से द ओवरऑल क्राइटेरिया बेसिस ऑन विच यू कैन आंसर। फिर उसके बाद में मैंने आपको बोला कि चलो ये एग्जांपल्स देख लो जहां जहां पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन एग्जांपल्स में एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, मतलब यहाँ पर जो रिपल्सिव इंटरेक्शंस है वो डोमिनेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ तक आपको लाके छोड़ सकता था कि हाँ ठीक है, इतना देख लिया, याद कर लो, आगे बढ़ो। इसमें मैंने थोड़ा सा आपको एक और पैटर्न आइडेंटिफाई करवाया, विच इज दैट इफ यू लुक एट दीज एटम्स एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड उनमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करने का कोशिश करो, तो यू आर फाइंडिंग दैट दैट एडेड इलेक्ट्रॉन is facing challenge because it is maybe getting added to a higher shell or a subshell, higher energy shell or a subshell, or it is not getting any help in terms of exchange energy, इसको exchange pairs नहीं मिल रहा है, तो उन केसेस में ये ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। तो वो एक एडिशनल चीज़ है जो मैंने बता दी, अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, you just need to remember the examples. Sir, when we compare the general trend across a period, we exclude the D block. हाँ हाँ, नहीं मतलब हम लोग जैसे साइज में और आयोनाइजेशन एनर्जी में मैंने आपको डी ब्लॉक का बताया तो सही है। जब जनरली कहते हैं दैट द आयोनाइजेशन एनर्जी विल इंक्रीज, तो हम बोलते हैं डी ब्लॉक को एक्सक्लूड करके ना। नहीं नहीं, तो मतलब इन जनरल उसको अक्रॉस द टेबल ही बोल देता है, मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज ही हो रही है, बट सम फ्लक्चुएशंस दैट आर हैपनिंग इंटरमिटेंटली, बट मोटा मोटा ट्रेंड वैसा ही है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर हाँ सर, मैं आपको एक क्वेश्चन भेजूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था। फटाफट भेजो। हाँ सर, व्हाट्सएप पे भेजो। सर भेज दिया सर। एक मिनट, खुलने में टाइम लगेगा। हाँ बोलो, कोई और क्या पूछा था? सर आप कल का जो KVPY का लेक्चर हुआ था उसके डाउट्स कब ले रहे हो? वो मतलब इट विल बी हाईली अनलाइकली दैट उसके डाउट डिस्कशन मोड में हम लोग जा पाएंगे। इट विल बी मोस्टली डन इन द सिमिलर मैनर दैट से हमने लास्ट क्लास में किया है। अब ऐसा रहेगा दैट बीच बीच में सिलेक्टिवली हमारे पास में जब डाउट लेक्चर आएगा वीक में, हमारा एग्जिस्टिंग टॉपिक, ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच आई टोल्ड यू ड्यूरिंग दैट ओरिएंटेशन आल्सो, the existing topic that we are studying in the advanced track will be our first and the most important priority. Let's say अब डाउट डिस्कशन चल रहा है और वो सॉर्ट हो गया है और फिर आपके पास टाइम बचा है, ठीक है, तो फिर अपन लोग KVPY एक्सेट्रा के मिसलेनियस डाउट्स देख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू।
सर हाँ, ये तुमने Sir. हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज रेडिएटेड बाय वेवलेंथ दिस मच, taking this ground state energy the number of lines present in the spectrum would be. तो आप इसमें नोटिस करो ना, ये जो फोटोन है उसकी एनर्जी निकाल लो। ठीक सर है, इसमें hc/e दे रखा है सर, उसका क्या मतलब है? वो बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के लिए दिया है कि आप उससे एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इन यूनिट्स में। बट मतलब उसको नहीं भी यूज करोगे तो भी आपका आंसर आना चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी दे दिया है और आप ये 12400 बाय वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम निकाल के एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लो, और उससे एनर्जी गैप से आप देख लो कि n=1 से कहाँ जंप करेगा, और फिर उसके बाद डी एक्साइटेशन में कितनी लाइंस निकलेंगी। हाँ वो तो उसका फॉर्मूला है। तो सर मतलब फिर hc/e का मतलब क्या होता है कि अरे ये वो 12400 का ही वो है। मतलब आप देख रहे हो ना, ये वैल्यू जो है 1237 जो है, हाँ जो अपन लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना 12400 अपॉन, हाँ अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, तो उसी का ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए, और आई थिंक अपॉन ई शायद उन्होंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बट आई थिंक दे आर ट्राइंग टू राइट दैट ओनली। अच्छा तो वो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है। हाँ हाँ अच्छा ओके सर, बस इसी में डाउट। थैंक यू सर। हाँ सर हाँ हाँ बोलो। सर राइडबर्ग कांस्टेंट का कोई एक्सप्रेशन है क्या मास और चार्ज के टर्म्स में? रेडबर्ग कांस्टेंट का कोई, हाँ ये सब रहते हैं। मतलब वो जो लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा अपन ने देखे ना फॉर्मूलाज। हाँ सर, वो इसमें नीरज कुमार में 2 क्वेश्चंस थे उस पे। हाँ हाँ, तो वो आप सर basically जो दोनों फॉर्मूला था, एक बोर्स मॉडल वाला और एक रेडबर्ग वाला, उन दोनों को इक्वेट कर दो और तो उससे आपको वो उसका एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सर मतलब टोटल एनर्जी का निकाल देंगे तो उधर से रेडबर्ग का भी निकाल देंगे टोटल। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। चल ठीक, ऑल राइट। सर अब अभी शेयर कर सकते हो ये PDF? हाँ हाँ शेयर कर दो। थैंक यू।